Good morning, everybody. I am PL Nareda, Assistant Professor, Government College, and today I will teach you The Adventure of Blue Carbuncle, a short story by Arthur Conan Doyle. ये कहानी बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सम्मिलित की गई है। साथ ही ये बहुत ही रुचिकर कहानी है। इसमें हीरे की चोरी पे एक बहुत ही शानदार और जासूसी तरीके से समझाया गया है किस तरह से हीरा चोरी होता है और फिर उसकी खोज एक जासूस द्वारा किस तरह से की जाती है, ये इसमें बताया गया है। कहानी आप अंत तक देखिए, आपको इसमें बहुत ज्ञान मिलेगा। द एडवेंचर ऑफ ब्लू कार्बंकल। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक यात्रा। ब्लू कार्बंकल एक बहुत ही बेशकीमती हीरा होता है बाय आर्थर केनन डॉयल। आर्थर केनन डॉयल की ये कहानी है। इसमें एक हीरे के चोरी हो जाने की कहानी है और किस तरह से वो हीरा वापस मिलता है, ये जानना इस कहानी का रहस्य है। Sir Arthur Conan Doyle has created important character in the form of famous detective Sherlock Holmes. सर आर्थर केनन डॉयल जो लेखक हैं, इन्होंने एक अमर पात्र बनाया है और उस अमर पात्र का नाम शेरलॉक होम्स दिया है। यानी इनकी जो भी कहानियां हैं उनमें शेरलॉक होम्स नामक एक व्यक्ति होता है जो डिटेक्टिव होता है। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। वो जासूसी के द्वारा उन कहानियों के रहस्य को सोल्व करता है। शेरलॉक होम्स ही वो पात्र है जो इनकी प्रत्येक कहानी में जासूस तरीके से कहानियों का हल करता है। This character is based on Dr. Joseph Ball, a surgeon at Edinburgh, where the writer studied medicine. ये जो शेरलॉक होम्स करेक्टर है, ये जो पात्र है, इसको इन्होंने डॉक्टर जोसेफ बॉल के आधार पे बनाया है। यानी जोसेफ बॉल जो कि एक सर्जन थे एडिनबर्ग में, जहाँ पे आर्थर केनन डॉयल ने मेडिसिन की पढ़ाई की थी, वहाँ पे ये डॉक्टर जोसेफ बेल्थ है, उनसे मिले और उनसे प्रेरित होकर के इन्होंने उनके आधार पर एक कैरेक्टर बनाया है, एक पात्र बनाया है जिसको उन्होंने शेरलॉक होम्स का नाम दिया है। यानी शेरलॉक होम्स जो व्यक्ति है उसके अंदर इन्होंने डॉक्टर जोसेफ बेल को रखा है। His famous works are The Adventure of Sherlock Holmes. शेरलॉक होम्स, आर्थर केनन डॉयल जो लेखक हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना है द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स। इसी नाम से इन्होंने लिखा है। हिज स्टोरीज आर ब्लड क्रिडलिंग एंड मेक रीडर्स ईगर टू नो द एंड ऑफ द स्टोरी। इनकी जो कहानी है ब्लड कर्डलिंग है। ब्लड कर्डलिंग का मतलब होता है रक्त रंजित, और ये पाठकों को उत्साहित करती है, ईगर करती है। ईगर का मतलब होता है उत्साह को बनाए रखती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरह से कहानी में उत्साह रहता है पाठकों के अंदर। द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल इज वन ऑफ द 56 शॉर्ट स्टोरीज, शर्लॉक होम्स शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय आर्थर केनन डॉयल। शेरलॉक होम्स ने जो शेरलॉक होम्स शॉर्ट स्टोरीज लिखा, उसमें 56 कहानियों को संकलित किया गया है और उन 56 कहानियों में से ये कहानी भी एक है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन स्ट्रैंड मैगजीन इन जनवरी 1892। ये जो कहानी है स्ट्रैंड मैगजीन में सबसे पहले जनवरी 1892 में प्रकाशित हुई थी। यानी ये जो कहानी है ये एक मैगजीन है जिसका नाम है स्ट्रैंड मैगजीन, उसमें 1892 में प्रकाशित हुई थी। The blue carbuncle is a very precious stone, has been stolen from the jewels case of the Countess of the Morcar in London City upon the 2nd
मॉर्निंग आफ्टर क्रिसमस। यहाँ पर जिस कार्बंकल की हम बात कर रहे हैं, द ब्लू कार्बंकल, वो बहुत ही रेयर स्टोन है। रेयर मतलब होता है कीमती, बहुत ही कीमती पत्थर है और उसको चुरा लिया गया है। कहाँ से? ज्वेल्स केस, अलमारी से, आभूषणों की अलमारी से, ऑफ द काउंटेस ऑफ द मोरकार इन लंदन सिटी। लंदन शहर के मोरकार में जो क्रिसमस के दूसरी मॉर्निंग को, यानी जब क्रिसमस आती है 25 दिसंबर को, उसकी दूसरी मॉर्निंग यानी 26 दिसंबर की मॉर्निंग को इस कार्बंकुल की चोरी हो जाती है। और चोरी का जो इल्ज़ाम है वो अ प्लम्बर नेम्ड जॉन हॉर्नर वाज अक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट। एक जॉन हॉर्नर नाम का व्यक्ति है जो कि प्लम्बर का काम करता है, नल ठीक करने का काम करता है, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। अब आइए देखते हैं कि ये चोरी कैसे सुलझती है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ इस डायग्राम की ओर। यहाँ पर हम ये जो देख रहे हैं ये ब्लू कार्बंकल है, कीमती हीरा है और इसका जो वास्तविक चोर है वो जेम्स राइडर है। लेकिन चोरी जो है वो जॉन हॉर्नर के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगता है। जॉन हॉर्नर नल ठीक करने वाला व्यक्ति था और वो नल ठीक कर रहा था क्योंकि उस होटल में, इसीलिए उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, हेनरी बेकर नामक व्यक्ति है। हेनरी बेकर वो एक बतख लेके आ रहा था और उसकी जो टोपी थी वो भी पुरानी थी। अचानक उसके ऊपर गुंडे जो है अटैक कर देते हैं और शेरलॉक होम्स जो है अपने नौकर पीटरसन के साथ उधर से गुजर रहा था और उस बतख को वो लेके आ जाते हैं। जब पीटरसन उस बतख को काट रहा था तो उसके अंदर जो है एक कीमती हीरा निकलता है। तो पीटरसन और शेरलॉक होम्स को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये हीरा इसके अंदर कैसे आया, उस बतख के अंदर, गूज के अंदर कैसे आया। तो वे अखबार में विज्ञापन निकालते हैं कि जिसकी टोपी और जिसकी बतख हो वो ले जाए, और हेनरी बेकर आकर के ले जाता है। हेनरी बेकर के ऊपर गुंडों ने अटैक किया था और उसी समय पुलिस भी आ गई थी, इसीलिए हेनरी बेकर जो है वहाँ से भाग जाता है और गुंडे भी भाग जाते हैं। अब शाम के अखबार में जब हेनरी बेकर नाम पड़ता है तो वो वापस शेरलॉक होम्स के वहाँ पे आके और अपनी टोपी और बतख ले जाता है। चूँकि वो बतख तो उन्होंने काट ली थी, इसलिए उसकी जगह पे वैसी की वैसी दूसरी बतख उन्होंने ला करके हेनरी बेकर को दी। हेनरी बेकर से पूछा गया कि ये बतख तुम कहाँ से लाए हो। हेनरी बेकर को उस बतख के अंदर के हीरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने सीधा आंसर दिया कि मैं ये बतख जो है अल्फा ऑफ द इन से लाया हूँ, यानी एक सराय है जिसका नाम है अल्फा, वहाँ से ये मैं लेके आया हूँ। अब शेरलॉक होम्स अल्फा ऑफ द इन जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बतख तुमने कहाँ से खरीदी। तो वो कह देता है कि मैं कॉन्वेंट गार्डन से इस बतख को लेकर के आया हूँ। अब शेरलॉक होम्स और उसका नौकर कॉन्वेंट गार्डन जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बतख तुम कहाँ से लाए। कॉन्वेंट गार्डन का जो मालिक था वो बड़ा टेढ़ा था, वो कहता है कि मैं क्यों बताऊँ। लेकिन होता क्या है, उसी समय वहाँ पे दो और लोग जेम्स राइडर के लोग थे, वो आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुमने वो बतख कहाँ बेची। तो ये दोनों जो है शेरलॉक होम्स और पीटरसन समझ जाते हैं कि ये कोई मामला है, तो वो जेम्स राइडर के लोगों को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम बतख के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो वो जो जेम्स राइडर चोर था वो तुरंत कह देता है कि इसने मेरी बहन मिसेस ऑक्सफोर्ड से बतख खरीदी थी और उस बतख में हीरा था और वो हीरा मैंने उसके पेट में रख दिया था, बतख को खिला दिया था ताकि उसके पेट में चला गया। ये जो चोर है जेम्स राइडर, ये बहुत शातिर था। तो इसने क्या किया, उस बतख को हीरा खिला दिया और इसकी बहन जो मिसेस ऑक्सफोर्ड थी वो पोल्ट्री फार्म चलाती थी और वहाँ पे एक अलग विशेष प्रकार की बतख थी जिसके गले में निशान था। उस निशान वाली बतख को उसने वो हीरा खिलाया, लेकिन गलती से हुआ क्या, वैसी दो बतख थी
और जब इसने घर जा कर के उस बतख को काटा तो उस बतख में हीरा नहीं निकला। तो ये भग कर के अपनी बहन के पास आया और अपनी बहन से पूछा कि वो बतख कहाँ गई जिसके गले में निशान था। इसकी बहन कहती कि वो तो मैंने बेच दी। और कहाँ पर बेच दी? कॉन्वेंट गार्डन में। इसीलिए ये भगा हुआ कॉन्वेंट गार्डन आया हुआ था। और जब ये कॉन्वेंट गार्डन आया हुआ था तो शेरलॉक होम्स भी कॉन्वेंट गार्डन में था। तो इस तरह से उन्होंने वास्तविक चोर जेम्स राइडर को पकड़ लिया। लेकिन जेम्स राइडर चूंकि ज़्यादा भारी अपराधी नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको जाने दिया, क्योंकि ये मोमेंट्री जो क्षणिक जो चोरी या लोभ लालच आ जाता है वो मामला था, इसलिए उन्होंने उसको जाने दिया। इस तरह से हीरे की चोरी का जो केस था उसको सोल्व किया गया। The blue carbuncle, a very rare precious stone, has been stolen from jewels case of the Countess of the Morcar in London City upon the second morning after Christmas. A plumber named John Horner was accused of the theft. वहाँ पे जो प्लम्बर था, नल ठीक करने वाला, उसके ऊपर दोष लगाया गया कि शायद ये चोर है। बट ही वॉज एक्चुअली ब्लेम्ड, लेकिन वो चोर नहीं था, उसके ऊपर सिर्फ ऐसे ही दोषारोपण किया गया था। ही वॉज नॉट द रियल क्रिमिनल, वो वास्तविक अपराधी नहीं था। इट वॉज अ सिंपल केस ऑफ ए डॉग विद अ बैड नेम। ये किसी को बदनाम करने वाला एक केस था। सिंपल केस ऑफ ए डॉग विद अ बैड नेम, यहाँ पर ये एक मुहावरा है, ए डॉग विद अ बैड नेम, किसी को बदनाम करना। Somebody had taken advantage of the fact that Horner had earlier been convicted of simple theft. यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है फ़ायदा ले रहा था, क्योंकि जो नल ठीक करने वाला जॉन हॉर्नर था उसके ऊपर पहले भी कन्विक्ट किया गया था। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषारोपण किया गया था छोटी मोटी चोरी का। इसलिए चोर जो वास्तविक चोर था उसने सोचा कि ये चोरी मैं करूँगा और इसका दोष जो है जॉन हॉर्नर को चला जाएगा। द मिस्ट्री ऑफ द स्टोरी लाइज इन फाइंडिंग आउट द रियल क्रिमिनल। इस कहानी का जो राज है वो इसी बात में निहित है कि कहानी का वास्तविक अपराधी कौन है। तो अब हम यहाँ पर कहानी को विस्तार से देखते हैं। द केस इज ब्रॉट टू होम्स व्हेन द पीटरसन द वॉचमैन ब्रिंग्स अ गूस एंड अ वर्न आउट हैट। केस जो है होम्स के पास लाया जाता है। होम्स मतलब शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स के पास केस आता है। कब आता है? पीटरसन जो वॉचमैन था, वॉचमैन मतलब नौकर, वो एक बतख और एक पुरानी टोपी लेकर के घर पे आता है। होम्स इज एबल टू एसेट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ओनर ऑफ द हेट। उस टोपी की कंडीशन के बारे में शेरलॉक होम्स ने पता लगा लिया कि ये टोपी के मालिक की हालत क्या होगी, क्योंकि कपड़ों से पता लग जाता है कि कौन सा व्यक्ति गरीब है या अमीर। अगर कोई ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो हम जानते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लेकिन कोई सिंपल से कपड़े पहनता है और वो भी बिना धुले हुए बहुत दिनों तक मेले कुचेले, तो हम जान सकते हैं कि ये मजदूर के कपड़े हैं। और ऐसी ही हालत जो है उस टोपी के मालिक की थी। द गूस हैज़ विद इन इट्स क्रूप द रेयर ब्लू कार्बंकल। जब उस बतख को काटा जाता है तो उसके अंदर जो है उसकी जो क्रॉप है, चोंच, उसमें ब्लू कार्बंकल निकलता है। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, दुर्लभ हीरा निकलता है। तो शेरलॉक होम्स और पीटरसन बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। हाउ इट केम देयर इज द मिस्ट्री। ये हीरा उसके पेट में कैसे आया, ये बड़े रहस्य की बात थी। अब इस रहस्य का पता उनको लगाना था। Holmes advertised in the evening newspaper to attract the attention of the hate and goose owner. शेरलॉक होम्स ने शाम के पेपर में एडवर्टाइज किया कि एक बतख और एक टोपी मिली है, जिसकी हो वो ले जाए। अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हैट, ये ध्यान आकर्षित करने के लिए कि जो टोपी वाला है वो आकर के अपनी टोपी ले जाए। हेनरी बेकर कम्स टू होम्स टू क्लेम इट हैट एंड गूस। जब इस विज्ञापन को पढ़ता है तो हेनरी बेकर आता है और वह शेरलॉक होम्स से उस हैट और गूस का दावा करता है। वो आके कहता है कि ये हैट और ये गूस मेरी है। बेकर रिवील्स दैट ही वॉज ब्रॉट द गूस फ्रॉम द अल्फा ऑफ द इन एज क्रिसमस प्रेजेंट।
जब उससे पूछा जाता है कि ये गूज कहाँ से लाए हो, तो वह अल्फा ऑफ द इन का नाम बताता है। हेनरी बेकर कहता है कि ये गूज मैंने अल्फा ऑफ द इन से खरीदी है। नेक्स्ट स्टेप फॉर द होम्स वाज टू गेट इन टच विद द ओनर ऑफ द अल्फा इन। अब शेरलॉक होम्स अल्फा इन के जो मालिक हैं उससे टच में आते हैं, यानी उससे संपर्क करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बतख तुमने कहाँ से खरीदी है। When contacted, the innkeeper revealed that he had obtained 24 geese from a Covent Garden from a man called Breckenridge. अल्फा ऑफ द इन का जो मालिक है जब उससे कांटेक्ट किया जाता है तो वो रिवील कर देता है, वो बताता है कि मैंने 2 दर्जन बतख जो है कॉन्वेंट गार्डन से खरीदी है। कॉन्वेंट गार्डन का जो मालिक है वो कहता है कि मैंने इन बतख को ब्रेकिनरिज से खरीदा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अल्फा ऑफ द इन जो है, इन का मतलब होता है शराय, गांव का जो बाहर का जो होटल होता है गांव और शहर से दूर, उसको कहते हैं इन। तो जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि ये मैंने 2 दर्जन बतख जो है कॉन्वेंट गार्डन से खरीदी है और उस व्यक्ति का नाम ब्रेकिनरिज है। ही वॉज अ टफ नट टू क्रैक। ब्रेकिनरिज नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत टेढ़ी खीर था। टफ नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत टेढ़ी खीर होना, जो मतलब कोई भी बात बताने पे राजी ना हो। तो जब शेरलॉक होम्स उससे पूछते हैं कि ये बतख कहाँ से खरीदी थी है, तो वो बिल्कुल मना कर देता है कि मैं क्यों बताऊं। लेकिन शेरलॉक होम्स भी बहुत चालाक आदमी हैं। वो यहाँ पर हमें बताता है कि जिस बात को आप बहुत सारे पैसे दे करके नहीं उगलवा सकते, या जिस बात को व्यक्ति बहुत सारे पैसे में भी नहीं बताता, उस बात की अगर शर्त लगा ली जाए तो वो बहुत कम पैसे में वो चीज़ हमें बता देता है। ही रिफ्यूज टू टेल एनीथिंग अबाउट गीज टू होम्स। वो गीज के बारे में, बतखों के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। नॉट ओनली होम्स बट आल्सो सम अदर मेन वर इंटरेस्टेड ऑन द मैटर ऑफ गीज। अब यहाँ पे क्या होता है, जब शेरलॉक होम्स उससे बतखों के बारे में पूछते हैं तो न केवल शेरलॉक होम्स बल्कि कुछ लोग और भी उससे पूछ रहे थे। लेकिन अंतर ये था, शेरलॉक होम्स उससे पूछ रहा था कि तू बतख कहाँ से लाता है, और जो वो व्यक्ति थे वो पूछ रहे थे कि तूने बतखें कहाँ बेची। तो शेरलॉक होम्स तुरंत उन लोगों को पकड़ लेता है। They also ask about the geese. With the help of those persons, Holmes was able to know from where he had bought the geese. और उन लोगों की सहायता से होम्स को पता लग जाता है कि वो बतखें उसने कहाँ से खरीदी थी। He had bought them from Mrs. Oxford, an egg and poultry supplier. उसने यानी ब्रेकिनरिज ने उन बतखों को मिसेस ऑक्सफोर्ड से खरीदा था। मिसेस ऑक्सफोर्ड एग और पोल्ट्री सप्लाई करने वाली थी। हर ब्रदर जेम्स राइडर वॉज द एक्चुअल कल्प्रिट। उसका जो भाई था मिसेस ऑक्सफोर्ड का, वो वास्तव में अपराधी था, उसने चोरी करी थी। ही वर्कड एट द होटल कॉस्मोपॉलिटन। वो महानगरीय होटल में काम करता था। होटल कॉस्मोपॉलिटन मतलब महानगरीय होटल। He had heard about the blue carbuncle and he takes the advantage of the fact that Homer had previously been involved in the theft. वो वहाँ पे काम करता था जेम्स राइडर, और उसने क्या किया, ही हैड हर्ड अबाउट द ब्लू कार्बंकल। उसने ब्लू कार्बंकल के बारे में तो सुन ही रखा था। ही टेक्स द एडवांटेज ऑफ द फैक्ट। वो इस बात का फ़ायदा उठाता है दैट होमर हैड प्रीवियसली बीन इन्वॉल्व इन द थेफ्ट, कि होमर जो वहाँ पे काम कर रहा है बेचारा, वो पहले भी चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। सो द सस्पिशन वुड फॉल ऑन हिम, इसलिए वो चोरी करेगा और शक जो है जॉन हॉर्नर पे चला जाएगा। जेम्स राइडर जो है वो सोचता है कि जॉन हॉर्नर तो पहले ही चोर है, अगर मैं चोरी करूँगा तो इल्ज़ाम जो है जॉन हॉर्नर पे ही जाएगा। राइडर हैड स्टोलन द कार्बंकल। राइडर ने उस कार्बंकल की चोरी कर ली। एंड आउट ऑफ फियर ही हैड थ्रस्ट इट इनटू द क्रूप ऑफ द गूज। आउट ऑफ फियर यानी डर के मारे उसने इसको थ्रस्ट कर दिया। थ्रस्ट का मतलब होता है ठूस देना, ज़बरदस्ती खिला दिया। इनटू द क्रॉप ऑफ द गूज, उस बतख की चोंच में, यानी ज़बरदस्ती उसने उस बतख को वो हीरा खिला दिया।
He then cleverly asked his sister to give him that particular goose on the occasion of Christmas. और अपनी बहन से बड़ी चालाकी से उसने वो बतख मांग ली क्रिसमस का उपहार के रूप में, जिस बतख को उसने हीरा खिलाया। अपनी बहन से कहता है कि मुझे ये वाली बतख क्रिसमस पे प्रेजेंट दे देना, उपहार दे देना। बट दिस पर्टिकुलर गूज वॉज वेरी सिमिलर टू अनदर गूज। लेकिन हुआ क्या, वो इस शक में था कि ये गर्दन पे निशान वाली सिर्फ एक ही बतख है, लेकिन वहाँ एक और बतख ऐसी थी। दिस पर्टिकुलर गूज वॉज सोल्ड टू हेनरी बेकर एंड रॉन्ग गूज वॉज कट बाय द जेम्स राइडर। ये जो बतख जिसके मुंह में, जिसकी चोंच में हीरा था, वो बतख हेनरी बेकर को चली जाती है और जेम्स राइडर गलत बतख काटता है। जैसे ही वो गलत बतख काटता है, घर पे उसको कुछ भी हीरा नहीं मिलता, तो वो दौड़ करके अपनी बहन के पास आता है। अपनी बहन से पूछता है कि वो बतख किसको बेच दी, तो अपनी बहन उसको कहती है मैंने जेम्स राइडर को बेच दी। तो ये ब्रेकिनरिज को बेच दी। और ये जेम्स राइडर ब्रेकिनरिज के पास उससे पूछने के लिए जाता है कि वो बतखें कहाँ गई, क्योंकि वो बतखें जब तक बिक चुकी थी। और वहीं से शेरलॉक होम्स उस जेम्स राइडर को पकड़ लेता है। Holmes traces the mystery and finds Ryder but allows him to go scot-free because Ryder was not a hardened criminal. होम्स मतलब शेरलॉक होम्स रहस्य को सुलझा देता है, लेकिन जेम्स राइडर से कहता है कि तुम जाओ स्कॉटलैंड, क्योंकि राइडर भी बहुत हार्डन क्रिमिनल नहीं था, ज़्यादा भारी किस्म का अपराधी नहीं था। इट वॉज द केस ऑफ मोमेंट्री वीकनेस, ये मोमेंट्री वीकनेस का केस था। एंड राइडर वॉज अनेबल टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ पिकिंग अप द डेजलिंग कार्बंकल। जेम्स राइडर जो है अनेबल हो गया था उसके लालच को रोकने में। टेम्प्ट का मतलब होता है लालच और रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना। पिकिंग अप डेजलिंग कार्बंकल, उस चमचमाते हुए हीरे को उठाने का जो उसके मन में जो लालच आया, उसको रोकने में वो असमर्थ हो गया था। इन दिस वे द मिस्ट्री वॉज सॉल्व्ड। इस तरह से मिस्ट्री यानी राज खुल जाता है और शार्लॉक होम्स राज को खोल देता है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।